Hello everyone, my name is Isha and I am working as an assistant professor in the subject of commerce. आज हम बिजनेस मैनेजमेंट का एक चैप्टर करेंगे कंट्रोलिंग, जिसमें हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और इसके प्रोसेस के बारे में समझेंगे। कंट्रोलिंग हमारा मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होता है, जिससे पहले हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग ऑलरेडी सीख लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग मेनली डिपेंड करता है प्लानिंग पर कि आपने इनिशियली क्या प्लान किया था और उस प्लानिंग के हिसाब से आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उस परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना है आपने। जो आपने प्लान किया और जो आपने परफॉर्म किया उसको कंपेयर करना है कि क्या जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस रही, इक्वल रही, ज़्यादा रही या कम रही। मेनली इसको कैलकुलेट करना आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस है कि आपके रिज़ल्ट्स अकॉर्डिंग टू प्लान रिज़ल्ट्स रहे या नहीं रहे। अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है, उसको हम ऐसे ही मेंटेन करेंगे, और अगर नहीं रहे तो उनके जो रीज़न्स हैं उनको फाइंड आउट करना है और उसको क्लियर आउट करना है, एक्शन लेना है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, जिससे हमें कंट्रोलिंग के बारे में और भी अच्छी जानकारी मिल सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग में आपके पास आता है फर्स्ट कि कंट्रोलिंग इज़ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। फंडामेंटल मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी प्लानिंग का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाता। अगर आपने प्लान किया लेकिन उसको कंट्रोल नहीं किया, चेक नहीं किया कि क्या आपके प्लानिंग के हिसाब से काम हुए थे या नहीं हुए थे, तो उस प्लानिंग का कोई भी यूज़ आपके लिए नहीं रह जाता है। तो मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग एक फंडामेंटल फंक्शन के रूप में एग्जिस्ट करता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आती है इसमें, कंट्रोलिंग इज एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। हर मैनेजर को कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना होता है फॉर एवरी अदर मैनेजर और फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो। वो दूसरों पर तो कंट्रोल करे ही करे और अपने ऊपर भी कंट्रोल करे, और जो कंट्रोल होगा वो लोअर लेवल मैनेजर्स पर भी होगा, मिडिल लेवल मैनेजर्स पर भी होगा, टॉप लेवल मैनेजर्स पर भी होगा। बस नेचर ऑफ कंट्रोल जो है वो अलग अलग होगा। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग करेंगे जो प्लान्स और पॉलिसीज से रिलेटेड होगी। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को जो है एक्शन में लेने की कोशिश करेंगे, और जो लो लेवल मैनेजर्स हैं वो एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि जो एक्शन लेना है वो लो लेवल पर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें कंट्रोलिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग आपकी कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी होती है, वो कभी रुकती नहीं है, और अगर जहां आपने रोकी वहां पर आपका कंट्रोल छूट जाएगा और आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और आपके प्रॉफिट्स कम होने के चांसेस वहां पर बन सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग इज़ बोथ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग आपका जो मैनेजमेंट है कंट्रोलिंग से ही स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पर ही ख़त्म होता है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से होता है? प्लानिंग से, और एंड होता है कंट्रोलिंग से। लेकिन प्लानिंग भी कंट्रोलिंग का एक पार्ट है, क्योंकि प्लानिंग हमने की और वो कंट्रोलिंग के बिना यूज़लेस है, और कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना यूज़लेस है। तो इंटर रिलेशनशिप भी है और एक दूसरे से वो रिलेट भी करते हैं। तो कंट्रोलिंग इज़ नॉट नेसेसरली लुकिंग बैक एंड इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो। कंट्रोलिंग सिर्फ पीछे देखना ही नहीं, कंट्रोलिंग आगे देखना भी माना जाता है। पीछे देखने से तो हम क्या समझ रहे हैं इसमें कि हम पीछे किसको देख रहे हैं? प्लानिंग को, कि प्लानिंग में हमने क्या मेथड सेट किए थे, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड का मीनिंग यहाँ पर ये है कि कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि अगर आपने जो प्लानिंग से कंपैरिजन किया उसका, उसमें अगर उसमें डेविएशंस आई हैं तो आगे के लिए वो रिपीट ना हो, उसके लिए हम एक करेक्टिव एक्शन मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट्स। कंट्रोलिंग रिजल्ट से रिलेट करता है, ऑब्वियस रिजल्ट से रिलेट करता है, क्योंकि जो आपने प्लान किया उसको आप चेक कर रहे हो कि वो रिजल्ट्स आपके अचीव हुए या नहीं हुए। उसी रिजल्ट से आप क्या निकाल रहे हो? डेविएशंस निकाल रहे हो। नेक्स्ट आता है एक्शन इज़ द एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में अगर आपने सिर्फ कंपेयर करके छोड़ दिया, सपोज़ आपने जो प्लान्स किए थे और रिजल्ट्स को आपने कंपेयर किया और आपका नेगेटिव डेविएशन आ गया, आपने कैलकुलेट कर लिया कि नेगेटिव आया है, जो आपने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स नहीं आए और आपने उसको वहीं छोड़ दिया, तो वो आपकी कंट्रोलिंग परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव डेविएशन को आपने करेक्ट करने के लिए कोई एक्शन तो लिया ही नहीं। तो एक्शन इज़ द मेन एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आपका कंट्रोलिंग का स्टेप पूरा नहीं होगा।
कंट्रोलिंग करने के लिए आपको डेलीगेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यू हैव टू डेलीगेट। आप एक अकेला पर्सन सब पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तो आपको डेलीगेट करना है अपनी पावर्स को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करेंगे, तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि जो कंट्रोलिंग है वो कितना ईजी प्रोसेस है और कितना ज़रूरी है। कंट्रोलिंग इज़ नॉट कोअर्शन, एक्यूसेशन और सप्रेसिंग एम्प्लॉयज़। कंट्रोलिंग जो है वो इनमें से किसी भी एक्टिविटी को डील नहीं करता है। मतलब कंट्रोलिंग में आपने ये नहीं है कि किसी को मार कर, पीट कर, डरा कर, धमका कर आपने कंट्रोल करना है। आपको एक मेथड से, एक प्लान्स के अकॉर्डिंग उनको कंट्रोल करना है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड भी रहे और आपके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया आ सकें। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलिंग फंक्शन हैज़ बोथ इमोशनल एंड मोटिवेशनल इम्प्लीकेशन। अगर आप पॉजिटिव कंट्रोल लेकर चलेंगे, उनको डराना धमकाना इस तरह के कंट्रोलिंग पर विश्वास ना करके एक ऐसी कंट्रोलिंग पर विश्वास करेंगे जिससे उनको मोटिवेशन मिले, तो वो एक बेटर कंट्रोलिंग मेथड अडॉप्ट माना जाएगा। और एक हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग इज़ नीडेड फॉर 2 रीजंस। कौन कौन से 2 रीजंस के लिए कंट्रोलिंग ज़रूरी है? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करती है और बहुत सारे चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हमें रेडी करती है कि अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको तो हम रिस्क भी ले सकते हैं। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आता है आपके पास कंट्रोलिंग का प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जैसे हमने बात की प्लानिंग की, वो प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं? परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हैं, जिसके बेस पर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेजरमेंट करते हैं। वो स्टैंडर्ड्स आपको सेट करने हैं पहले स्टेप में कंट्रोलिंग के, जिस स्टैंडर्ड के बेस पर आपने अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। यानी क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स किस तरह के कि एक पर्सन एक दिन में कितने यूनिट्स बनाएगा, वो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स होगा। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट आनी चाहिए, वो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड होगा। लेकिन एक पर्सन का मोराल इंक्रीज़ करना, उस मोराल को मेजरमेंट करना, दैट इज़ अ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्योंकि मोराल को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते कि कितना परसेंटेज उस पर्सन में मोराल बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो हम किस चीज़ से मेज़र कर सकते हैं कि उस कंपनी में एम्प्लॉयज़ का लेबर टर्नओवर रेट कैसा है, एब्सेंटिज्म का रेट कैसा है, डिस्प्यूट्स कितने होते हैं वहाँ पर। तो अगर ये रेट सारी कम है तो इसका मतलब एम्प्लॉय का मोराल वहाँ पर बूस्टेड है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, वो टर्नओवर नहीं कर रहा है, वो एब्सेंट नहीं हो रहा है, उसकी कोई जो एम्प्लॉयर है उसके साथ कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं है। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड फिक्स करके जो है पहला स्टेप आप ना पूरा कर सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो स्टैंडर्ड सेट करते वक्त आपको ध्यान में रखने हैं कि स्टैंडर्ड शुड बी रीजनेबल। स्टैंडर्ड ऐसे होने चाहिए जो रीजनेबल हों, जो एम्प्लॉयज़ को फ्रस्ट्रेट भी ना करें और आलसी भी ना बनाएं। मतलब अचीवेबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए आपके, मेजरेबल होने चाहिए, उनको क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट कर सके, इस तरह के स्टैंडर्ड्स आपको फिक्स करने हैं। स्टैंडर्ड्स आपके फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि अगर टाइम आता है, ऐसा कुछ चेंजेस आते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस या कुछ और, तो उन सिचुएशंस में आप अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड्स अबव ऑल सिंपल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, जो हर एम्प्लॉय को, हर लेवल के एम्प्लॉय को आसानी से क्लियर हो सके। उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सेकेंड स्टेप आता है आपका, आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब इस जो स्टेप में सिर्फ आपको सिंपली एक ही काम करना है, जो आप एम्प्लॉयज़ आपके परफॉर्म कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। जैसे स्टैंडर्ड फिक्स किया गया कि एक टाइम में एक एम्प्लॉई एक दिन में इतने यूनिट्स बनाएगा, तो हम दिन के हिसाब से और उस पर्सन के यूनिट्स के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितने दिन में वो कितने यूनिट्स बना रहा है। ठीक है, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए परफॉर्मेंस को मेजर करते वक्त कि जो फिगर्स हैं, जो काम चल रहा है, जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो आपके कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए और कॉन्टीन्यूसली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि फिगर्स हमने आज बनाई, कल की छोड़ दी, फिर परसों बनाई, फिर उसके अगले दिन की छोड़ दी, ऐसा नहीं। कॉन्टीन्यूसली उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। और स्टैंडर्ड्स, अभी हमने बात की कि स्टैंडर्ड्स आपने बिल्कुल सेम रखने हैं और जो उनका प्रॉपर मेजरिंग सिस्टम होना चाहिए,
जिससे कि हमें डेविएशंस भी साथ के साथ पता लग सके। ये सेकंड स्टेप करने के बाद आपने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए, आपने परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कर लिया, उसके बाद आपके पास आता है कंपैरिजन। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि जब हम स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो 3 सिचुएशंस आपके पास बन सकती हैं। एक तो आ सकता है आपका पॉजिटिव डेविएशन, एक आ सकता है आपका नेगेटिव डेविएशन, और एक आ सकता है आपका ज़ीरो डेविएशन। जैसे कि अगर हम ये माने, जैसे अभी हमने पहले कहा कि एक पर्सन के लिए हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया, 1 पर्सन पर डे कितने यूनिट्स बनाएगा, 10 यूनिट्स। तो अगर वो पर्सन तो 10 के 10 बना देता है, ठीक है, 10 यूनिट्स उसको स्टैंडर्ड दिया गया, 10 के 10 उसने बना दिया, तो डेविएशन कितना हो गया, 0। स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था 10 और एक्चुअल भी कितना हो गया 10, तो डेविएशन उसका 0 आ गया। इफ़ वो प्रोड्यूस करता है 8 यूनिट्स, तो जो डेविएशन है वो कैसा होगा, नेगेटिव, कि 10 स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था और बनाए उसने 8। और अगर 12 बना देता है तो पॉजिटिव डेविएशन की बोला गया था 10 बनाने के लिए और उसने बना दिए 12। तो इस तरह से हम डेविएशंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो स्टेबल सिचुएशन है ज़ीरो वाली, वो स्टेबल है, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस मिलते हैं कि हम वहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव के केस में तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा, वहाँ पर आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने उसको अवॉइड किया तो आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है वहाँ पर। लेकिन अगर आपके 12 यूनिट्स बन रहे हैं तो पॉजिटिव डेविएशन है, तो उस केस में हमें उसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इन फ्यूचर भी हम उसी तरीके से अच्छा काम करते रहें, ठीक है। एक पॉइंट आता है इसमें डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, जहाँ पर हमें ये देखना है कि कुछ एक टॉलरेंस लिमिट बना दी जाती है। जैसे कि 10 यूनिट्स स्टैंडर्ड रखा गया, ठीक है। ओके, 10 यूनिट्स वाले एग्जाम्पल की बजाय हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि सपोज़ कितने यूनिट्स रखे गए, 2000 यूनिट्स रखे गए, ठीक है। और एक पर्सन ने यूनिट्स बनाए 1980 यूनिट्स, ठीक है। तो 20 यूनिट्स की यहाँ पर क्या रखी गई है, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट रखी गई है कि 20 यूनिट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो उसमें कोई भी डेविएशन काउंट नहीं की जाएगी। तो जो ये ऐसी लिमिट बनाई जाती है, इसको हम कौन सी लिमिट बोलते हैं, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, कि 20 यूनिट ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसको टॉलरेट किया जा सकता है, दैट विल नॉट बी काउंटेड इन द डेविएशन। तो ये डेविएशन टॉलरेंस लिमिट आती है आपकी। और इसी तरह से इस में लास्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका करेक्टिव एक्शन का। जैसे ऑलरेडी हम पिछले स्टेप में डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर आपकी नेगेटिव डेविएशन आती है तो उस केस में आपको करेक्टिव एक्शन तो लेना ही लेना पड़ेगा। करेक्टिव एक्शन मतलब आपने डेविएशंस को रिमूव करना है और ये भी देखना है कि इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम दोबारा रिपीट ना हो और ऑर्गेनाइजेशन में डेविएशंस कम से कम आए। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है। आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करने हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजरमेंट करना है, दोनों को कंपैरिजन करना है, डेविएशंस एनालाइज करने हैं, एंड आफ्टर दैट आपको करेक्टिव एक्शन लेना है अगर आपके डेविएशंस नेगेटिव आते हैं तो ये था हमारा कंट्रोलिंग का चैप्टर, जिसमें आपने कंट्रोलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स और कंट्रोलिंग के प्रोसेस पढ़े। इसमें कुछ एडवांटेजेस भी आप कर सकते हैं कंट्रोलिंग की, तो वो आई थिंक जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी उसी में से आपकी एडवांटेजेस आ जाएंगी। लाइक जो कंट्रोलिंग है वो आपका सुपरविजन भी करता है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है, आपका मोराल बढ़ाता है। तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही आपकी कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सब क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू।